क्लास 11th और 12th दोनों के बच्चों को एक साथ जय हिंद और वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस की। जैसे कि क्लास 11th में आजकल चल रहा है, टॉपिक क्या चल रहा है क्लास 11th में? भौतिक राशियां तथा उनके मात्रक। और क्लास 12th का जो टॉपिक है, कमिंग टॉपिक जो आगे की क्लास में होगा, वो है कूलम्ब का नियम। तो दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए ये समानुपात तथा व्युत्क्रमानुपात, ये दोनों शब्दों से परिचित होना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समानुपात इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपात इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं बहुत विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य किस प्रकार से रिलेशंस को व्यक्त किया जाता है, ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। दोनों ही क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप आपने पढ़ी है मैथ्स में, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में चाल को कहते हैं स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और समय को कहते हैं टाइम। और इन शॉर्ट अगर चिन्हों में प्रतीकों के रूप में इसको व्यक्त किया जाए तो स्पीड s, दूरी डिस्टेंस तो d से भी प्रदर्शित किया जा सकता है इसको, और समय को t से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस पूरे फॉर्मूले को में अगर हम चाल क्या है, भौतिक राशि है, अगर चाल को अलग करें और ये कहें चाल का दूरी से क्या संबंध है, तथा दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे चाल का समय से क्या संबंध है। तो अगर इस फॉर्मूले को अलग अलग दो स्टेप में लिखा जाए तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूरी यानी कि चाल, स्पीड, ये लेटा हुआ उल्टा 4 बनाते हैं, इसको समानुपात का संबंध कहते हैं। तो दूरी चाल समानुपाती d। तो ये डायरेक्ट संबंध है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डायरेक्ट संबंध है चाल का दूरी के साथ। डायरेक्ट मतलब सीधा संबंध है। अगर कोई भी वस्तु अधिक दूरी तय करती है नियत समय में तो उसकी चाल को कहा जाएगा चाल बढ़ी हुई आएगी। जैसे कि आपके पास 1 घंटा नियत समय आपने निर्धारित किया, 1 घंटे का यानी कि 1 आवर का कांस्टेंट नियत समय है आपके पास। 1 घंटे का नियत समय 2 बच्चों को दिया गया। एक जैसा समय, नियत का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 बच्चे हैं, मान लीजिए कोई भी नाम ले लेते हैं, एक बच्चा x है और दूसरा बच्चा y है। किसी बच्चे का नाम नहीं लेंगे, अपनी क्लास की किसी लड़की का नाम मैं यहाँ इसलिए नहीं ले रही हूँ। किसी एक का नाम लेने पर बाकी बच्चों को ये लगेगा मैडम ने इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो हम काल्पनिक नाम ले लेते हैं यहाँ पर x और y। तो 1 घंटे का समय दिया गया x को और 1 घंटे का समय दिया y को। समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्पीड अगर देखनी है तो स्पीड के फॉर्मूले में समय आ रहा है, बिना समय के आप स्पीड नहीं निकाल सकते। तो 1 घंटे का नियत समय है x के पास भी और y के पास भी। और ये कहा गया कि साइकिल से दौड़ लगानी है दोनों को। 1 घंटे में x 2 किलोमीटर चलता है। x ने 1 घंटे में कितनी दूरी तय की? 2 किलोमीटर। और y ने 1 घंटे में दूरी तय की है 4 किलोमीटर्स। निश्चित रूप से 1 घंटे में इसने 2 किलोमीटर दूरी तय की है, इसने 4 किलोमीटर दूरी तय की है। तो आप देखकर ही लगा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि किसकी चाल ज़्यादा है, किसकी स्पीड अधिक है, y की, क्योंकि ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर्स जा रहा है और ये x 1 घंटे में केवल 2 किलोमीटर्स जा रहा है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा हुई? y की। क्यों ज़्यादा है?
क्योंकि y द्वारा तय की गई दूरी अधिक है। तो एक नियत समय में y अधिक दूरी तय कर रहा है, अधिक दूरी तय करने के कारण उसकी चाल अधिक हो जा रही है। तो दूरी अधिक तय करने पर चाल अधिक हो जा रही है, इसलिए ये डायरेक्ट संबंध, सीधा संबंध है कि अगर कोई भी वस्तु दिए गए समय में, नियत समय में अधिक दूरी तय कर रही है तो उसकी चाल भी अधिक होगी। तो दूरी बढ़ने पर चाल बढ़ जाती है दिए गए नियत समय में। तो ये सीधा संबंध है दूरी तथा चाल का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आते हैं, ये जो टाइम t है, t अपॉन में दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, d अपॉन से ऊपर है, यानी कि अंश है d यहाँ पर इस फॉर्मूले में। स्पीड इज इक्वल्स टू d अपॉन टाइम, d अपॉन t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये अंश है और ये t क्या है, हर है। तो t बटे के नीचे आया है, इसलिए इसको जब यहाँ पर 2 पार्ट्स में विभाजित किया है एक फॉर्मूले को, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया s। इसको आप लिखेंगे कैसे, समानुपाती का निशान तो यहाँ पर भी बनेगा। इस निशान को एक तरीके से, ये निशान या ये चिन्ह रिलेशनशिप को व्यक्त कर रहा है, लेकिन चूंकि t अपॉन में है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर d तो यहाँ से अलग हो गया है, तो d को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो d ही आ जाएगा। तो 1, d की जगह 1 लिखा और अपॉन t। ये जो संबंध है, इस पूरे ये जो संबंध है इसको आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये जो निशान है, चिन्ह है, यहाँ इस चिन्ह के बाद 1 अपॉन t लिखा गया है। 1 अपॉन t का अर्थ है कि t बटे के नीचे है, एज अ डिनोमिनेटर यूज हो रहा है। तो स्पीड, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, स्पीड यानी कि चाल व्युत्क्रमानुपाती है। अगर यहाँ पर कोई चीज बटे के नीचे रखी हुई है, कोई भी भौतिक राशि बटे के नीचे आ रही है, 1 अपॉन में आ रही है, तो उसको कहा जाएगा, पहले ही यहाँ देख लिया जाएगा कि कोई भी भौतिक राशि यहाँ 1 अपॉन में दी गई है, तो आप कहेंगे चाल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, t के। जैसे यहाँ पर कहा जाएगा चाल समानुपाती है d के, यानी कि स्पीड समानुपाती है दूरी के, ठीक है ना, चाल समानुपाती दूरी के। लेकिन यहाँ पर टाइम चूंकि 1 अपॉन में दिया है, तो आप इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, गणितीय संबंध है ये यहाँ पर, तो आप कहेंगे स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के। अब इसको कायदे से समझना भी है। यहाँ पर आपने जब d को समझा था, क्योंकि इस फॉर्मूले में 3 राशियां हैं, स्पीड, दूरी और समय, अर्थात चाल, दूरी और समय, 3 राशियां इस फॉर्मूले में है। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये जो फॉर्मूला बना है ये 3 राशियों से मिलकर बना है। 3 राशियों से मिलकर चाल, ये चाल हो गई, चाल समानुपाती हो गई दूरी के। उसको आपने कैसे लिखा, क्योंकि डायरेक्ट संबंध है इसलिए 1 अपॉन में नहीं लिखा गया है, तो इसको पढ़ा कैसे गया, चाल समानुपाती दूरी के। और जब हम दूरी की रिलेशनशिप को समझा रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम को नियत कर दिया गया है। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 बच्चे लिए गए थे जो साइकिल से जिनको दूरी तय करनी थी, तो समय को नियत कर दिया गया था। तो जब चाल का संबंध समय के साथ निर्धारित किया जाएगा, तब हम दूरी को नियत कर देंगे। मान लीजिए दोनों ये बच्चे हैं x और y, इनको 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है, नियत दूरी तय करनी है। 5 किलोमीटर की नियत दूरी तय करनी है। वही सेम बच्चे हैं
x और y, ठीक है ना। अब x ने क्या किया है, 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इन्होंने 2.5 आवर्स लिए, यानी कि 2.5 घंटा लिया, और इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1.25 सवा घंटा लिया। तो 2.5 घंटा यानी कि 2.5 घंटे लिए हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में x ने, और y ने कितना लिया है 1.25। सिंपली इसने कम टाइम लिया है, दूरी कितनी तय की 5 किलोमीटर, इसने ज्यादा समय लिया है, दूरी कितनी तय की 5 किलोमीटर। तो जिसने कम समय में अधिक दूरी तय की है, या कम समय में यही 5 किलोमीटर की निर्धारित दूरी जिसने कम समय में तय की है, निश्चित रूप से उसकी चाल अधिक होगी। तो टाइम कम लिया है जिसने, जिस बच्चे ने निर्धारित दूरी यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कम लिया है, उसकी चाल कैसी है, अधिक है, उसकी चाल अधिक हो गई। और जिसने अधिक समय लिया यानी कि वो धीमी गति से गया, तभी तो उसको अधिक समय लगा। तो जिसने अधिक समय लिया निर्धारित दूरी तय करने में, उसकी चाल कैसी हो गई, कम हो गई। तो समय के साथ जो चाल का संबंध है वो उल्टा है। जो बच्चा अधिक समय ले रहा है, x 2.5 घंटा ले रहा है 5 किलोमीटर तय करने में, तो x की चाल कम है। जिसने अधिक समय लिया उसकी चाल कम है, तभी वो अधिक समय ले रहा है। और जो कम समय ले रहा है यानी कि उसकी चाल अधिक है, तभी तो उसको कम समय लग रहा है। तो यहाँ पर s और t ये उल्टे चल रहे हैं। टाइम अधिक ले रहा है जो बच्चा, उसकी चाल कम हुई, और जो टाइम कम ले रहा है उसकी चाल अधिक हुई। तो ये उल्टा संबंध हुआ ना समय और चाल का। तो इसको कहा गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में, और हिंदी में कहा गया है व्युत्क्रमानुपात का संबंध। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, स्पीड यानी कि चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के। तो व्युत्क्रमानुपात आप पहचानेंगे कैसे, कहीं पर भी लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपात की जो का संबंध होगा अगर किसी भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशि के साथ, तो उसको 1 में लिखा जाएगा। और अगर सीधा संबंध होगा एक भौतिक राशि का दूसरी भौतिक राशि के साथ, तो उसको 1 में नहीं, सीधा सीधा लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पर चाल और दूरी को लिखा गया है। तो इस तरह से समानुपात और व्युत्क्रमानुपात के संबंध को आप समझ सकते हैं। दूसरा एक और संबंध है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, चाहे वो 11th के बच्चे हों और या 12th के बच्चे हों, दोनों ही बच्चों को याद होगा। धारा आवेश तथा समय में संबंध। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q = I × T। इसी रिलेशनशिप को आप कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, I = Q/T। अगर हम इस फॉर्म में फॉर्मूले को लिखेंगे या पढ़ेंगे तो हमारे इस फॉर्मूले में दोनों तरीके के संबंध आ गए। Q ऊपर है, आवेश ऊपर है और समय नीचे है। तो यहाँ 1 में है, अपॉन में दिया गया है, ऑब्लिक T है। तो धारा का Q के साथ यानी कि आवेश के साथ सीधा संबंध है, जिसको आप कहेंगे समानुपात का संबंध। और चूंकि T अपॉन में है तो इसको आप कहेंगे व्युत्क्रमानुपात का संबंध। इसको चाहे तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पर लिखा, धारा I को, I जो सिंबल है उससे धारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि करंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। = Q, ये आवेश है। तो आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, बटे समय
इंग्लिश में आप जानते ही हैं टाइम। तो इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला है ये सिंबल्स यूज किए गए, प्रतीकों में यूज किया गया है और ये असल फॉर्मूला है। असल फॉर्मूले को प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। आज जहाँ पर आई जो है वो धारा को आई प्रदर्शित कर रहा है, आवेश को Q प्रदर्शित कर रहा है तथा समय को T प्रदर्शित कर रहा है। अब आ जाइए, आप मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, तार है, यहाँ पर आपने विभवांतर लगाया और यहाँ धारा आई बह रही है। तो मान लीजिए 2 सेकेंड्स में 6 कूलम आवेश बहता है, प्रवाहित हो जाता है इस तार के सिरे A से सिरे B के मध्य। 6 सेकेंड में कितना आवेश, 2 सेकेंड्स में कितना आवेश बह गया? 6 किलोग्राम, 6 कूलम। तो आप धारा का मान कैसे निकालेंगे? धारा बराबर आवेश 6, समय कितना है? 2। तो धारा का मान कितना हुआ? 3 एम्पियर। धारा बराबर है आवेश बटे समय। आवेश हमारे पास 6 कूलम है, कितनी देर में बहा वो सिरे A से टर्मिनल A टू टर्मिनल B, कितनी देर में बहा है? 2 सेकेंड्स में। तो 6/2 = 3 एम्पियर। इसका मतलब धारा का मान 3 एम्पियर है। अब मान लीजिए यही 6 कूलम आवेश अगर 3 सेकेंड में बहे, यानी कि आपने यहाँ पर टाइम t कितना है यहाँ रखा है आपने? 2 सेकेंड। अगर टाइम t की वैल्यू यहाँ पर t डैश कर देते हैं, आपने 3 सेकेंड रखी, इसी फॉर्मूले में अगर आपने टाइम को बढ़ा दिया, मतलब आवेश को नियत रखा 6 कूलम ही है और टाइम को 2 सेकेंड से 3 सेकेंड कर दिया है, यानी कि आपने क्या कर दिया? मान लीजिए कि तार में जो 6 कूलम का आवेश है किसी दूसरे तार में, वो सिरे A से सिरे B तक वो 3 सेकेंड में गया है। तो आप धारा का मान चेंज होगा, कैसे चेंज हो जाएगा? धारा बराबर हो गया 6, आवेश तो आपने उतना ही लिया है, माना है कि 6 कूलम आवेश सिरे A से सिरे B तक बहा, तो 6। अब टाइम कितना हो गया? 3। तो हमारी धारा का मान कितना हो गया? 2 एम्पियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए समय कितना है यहाँ? 2 सेकेंड। यहाँ धारा कितनी है? 3 सेकेंड। समय यहाँ कितना है? 3 सेकेंड। धारा कितनी है? 2। अब आप देखिए यहाँ पर समय कम धारा अधिक, समय अधिक धारा कम, कैसा संबंध है? उल्टा। तो उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपात का संबंध। उल्टा का मतलब क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपात का संबंध। तो यहाँ पर आप व्युत्क्रमानुपात को समझ रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, समय का मान आपने यहाँ 2 सेकेंड से 3 सेकेंड किया, तो धारा का मान स्वतः ही परिवर्तित हो गया। यहाँ पर धारा का मान 3 सेकेंड से 2 सेकेंड हो गया। समय को बढ़ाने पर धारा का मान घटा। तो ये धारा में और समय में कैसा संबंध हुआ? व्युत्क्रमानुपात का। और आपने इसको कैसे लिखा? आई, यहाँ पर नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी संबंध को हम किस तरीके से लिखेंगे? आई
व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मैं बोल रही हूँ किसके व्युत्क्रमानुपाती? समय के। तो समय को 1/t लिख देंगे। अगर हम अलग करना चाहें इस फॉर्मूले से धारा और समय के संबंध को, और इसी प्रकार से अगर आप इसको यहाँ पर अलग करना चाहें Q के साथ धारा के संबंध को, तो I समानुपाती अगर बोल रहे हैं तो फिर 1/, में नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है I समानुपाती Q, यानी कि धारा आवेश के समानुपाती है। और इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। यहाँ पर कैसे बोलेंगे? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्युत्क्रमानुपात का संबंध है तो इसको कहा जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम t। 1/, को यहाँ नहीं बोलना है। अगर आपने यहाँ इनवर्सली बोल दिया है तो यहाँ फिर 1 नहीं लगेगा। अगर आप 1 लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए, खैर उसको मैं छोड़ देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप सदैव 1/, में लिखेंगे, 1/t। तो ये इस तरीके से मैथमेटिक्स के जो रिलेशंस हैं वो डिफाइन किए जाते हैं समानुपात और व्युत्क्रमानुपात के आधार पर। देखिए बच्चों, अब आपको हम थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर। होमवर्क में हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं। ये बस यूं ही लिख दिए हैं फॉर्मूले। जैसे कि मान लीजिए कोई एक राशि है P। P इज इक्वल्स टू है F/A। वैसे तो ये फॉर्मूला फिजिक्स का फॉर्मूला है जहां P प्रेशर है, जिसको दाब कहते हैं आप। याद आ गया अचानक से। F इज इक्वल्स टू फोर्स यानी कि बल, और A इज इक्वल्स टू, हमारे पास आपकी एक्स स्टूडेंट अपने कॉलेज की एक्स स्टूडेंट बैठी हुई हैं, इसलिए बीच में हम उनसे बातें करने लग रहे हैं। तो हाँ, देखिए, P इज इक्वल्स टू F/A। P इज इक्वल्स टू प्रेशर, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं दाब, फोर्स बल, और A एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले में आपको जैसे मैंने समझाया है वैसे ही प्रेशर, 3 राशियां यहाँ पर, प्रेशर का 2 राशियों के साथ संबंध है, बल तथा एरिया, फोर्स एंड एरिया। इन दोनों को आपको मुझे करके बताना है कि किस प्रकार से इनका कौन सी राशि के साथ व्युत्क्रमानुपात का संबंध है और कौन सी राशि के साथ प्रेशर का समानुपात का संबंध है। दूसरा, आप कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। मान लीजिए कोई राशि है x। ये तो सिर्फ मानी है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है फिजिक्स का। यहाँ पर हम मान लेते हैं और आपको सबको अलग अलग करना है। x इज इक्वल्स टू वाई इंटू z अपॉन w स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले में x 3 राशियों पर डिपेंड कर रहा है, y पर, z पर और w स्क्वायर पर, यानी कि w पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन w के वर्ग पर यानी कि w स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सी राशि के साथ ये कौन सी राशियों के साथ इनका x का व्युत्क्रमानुपात का संबंध है और कौन सी राशियों के साथ इसका समानुपात का संबंध है। ये आपका आज का होमवर्क हुआ। कल जो होमवर्क दिया था क्लास 11th को, चूंकि ये कंबाइंड वीडियो है 11th और 12th के लिए, जब आप समानुपात और व्युत्क्रमानुपात की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इन दोनों फॉर्मूलों को आप मतलब होमवर्क में इन दोनों फॉर्मूलों से उन राशियों को छांटेंगे जिनके बीच में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है
और जिनके बीच में समानुपात का संबंध है, तो आप अपने मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का यूज करेंगे और ऐसे ऐसे फॉर्मूले सोचेंगे, कम से कम 2 से 3 फॉर्मूले सोचेंगे आप। अब स्वतः ही सोचेंगे क्योंकि आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, तो वहाँ पर अपने मन से स्वयं फार्मूले खोजकर आप निकालेंगे कौन कौन सी राशियों के मध्य में समानुपात का, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का संबंध है, प्रोपोर्शन का संबंध है, और कौन सी भौतिक राशियों के मध्य में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का संबंध है। ये आपको छांटना है खुद ही। अच्छा, 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, अभी तक व्हाट्सएप नंबर पर मेरे आया नहीं है, आप उसको सेंड कर दीजिए। और यदि मैं अलग से जब भी मैं अलग से 11वीं क्लास का वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पर आंसर्स दे दूंगी ताकि आप अपने आंसर्स को स्वतः ही चेक कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।